Welcome dear students. Today we will learn about importance of pH in our daily life. हमारे दैनिक जीवन में डेली लाइफ में पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है? आपने सोचा है कभी कि पीएच जो है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? हम पीएच के बारे में क्यों रीड करें? हम पीएच के बारे में क्यों रीड करें? तो पीएच की डेफिनेशन आप लोगों ने देखा कि भाई पीएच की डेफिनेशन क्या होती है? नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। आपने इसको लर्न किया नहीं किया? लर्न कर लिया होगा आप लोगों ने कि डेफिनेशन क्या होगी पीएच की। पीएच की डेफिनेशन है नेगेटिव लोगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स इज कॉल्ड पीएच। अब इस डेफिनेशन को लर्न तो कर लिया, अपनी डेली लाइफ में इसको किस प्रकार से यूज करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी पीएच की, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स जो हैं इनमें अपन देखेंगे, इनमें से आप लोगों के एग्जाम में भी प्रश्न आएंगे कि पीएच जो है डेली लाइफ का मतलब है एसिडिटी इन स्टोमैक। आपके पापा, आपके ग्रैंडफादर, आपकी ग्रैंड माँ, उनसे आपने कभी बात की होगी तो आप पूछना उनको कि उनके पेट में दर्द व जलन का अनुभव होता है क्या, ठीक है। जब अगर स्टोमैक जो होता है पेन व इरिटेशन अगर वह क्या करता है, फील करता है, फेस करता है, ठीक है। एसिडिटी पेट में जलन, अगर स्टोमैक जो होता है एक प्रॉब्लम फेस करे, कौन सी प्रॉब्लम? पेन एंड इरिटेशन की, ठीक है। पेट में दर्द हो और पेट में जलन हो, बर्निंग सेंस हो, तो इसको अपन क्या कहते हैं? एसिडिटी कहते हैं, ठीक है। समझ गए ना? एसिडिटी क्या होती है? क्या है एसिडिटी? दिस इज ए प्रॉब्लम ऑफ स्टोमैक। स्टोमैक की प्रॉब्लम है ये है। इसमें होता क्या है? स्टोमैक फेसेस क्या? पेन एंड इरिटेशन एंड बर्निंग सेंस। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? ये तो हो गई एसिडिटी। अब इसका रीजन क्या है? एसिड है। इसका रीजन क्या है? एसिड है। रीजन क्या है भाई एसिडिटी का? एसिड। कौन सा एसिड बढ़ता है स्टोमैक में? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सही बोलिए एकदम, अगर बोलना है तो सही बोला है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। देखिए आप लोगों को इसमें शब्द आया स्टोमैक और एसिडिटी। तो एसिडिटी क्या होगी? आप इसको थोड़ा सा देखिए, एसिडिटी क्या होती है। आप पहली बात ये ध्यान में रखेंगे कि एसिडिटी क्या है? इट इज ए प्रॉब्लम ऑफ स्टोमैक। इट इज ए, फर्स्ट लाइन आप क्या याद कर लेंगे? इट इज ए प्रॉब्लम ऑफ स्टोमैक। ये स्टोमैक में जो कुछ प्रॉब्लम हो जाता है स्टोमैक में, कुछ ज्यादा खाने से, कुछ नहीं खाने से, कुछ हर कुछ खाने से, पेट में कुछ भी अपन खा लेते हैं तो पेट में क्या हो जाता है भाई? एक प्रॉब्लम हो जाती है। उस प्रॉब्लम में होता क्या है? इन दिस प्रॉब्लम इट इज ए प्रॉब्लम ऑफ स्टोमैक। इसमें होता है क्या है? इन दिस प्रॉब्लम स्टोमैक फेसेज क्या क्या फेस करता है स्टोमैक? नंबर फर्स्ट, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एग्जाम में। नंबर फर्स्ट होता है पेन। थोड़ा ज्यादा पेन नहीं, ऐसे जैसे चाकू से काट दे ऐसा पेन नहीं होता, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पेन होता है। पेन एंड इरिटेशन। फर्स्ट तो क्या होता है? पेन एंड सेकंड समझ गए? दो बात तो आ गया समझे, पेन एंड इरिटेशन हो गया। पेन एंड इरिटेशन के बाद एक और आप इसको बता सकते हैं इसमें, पेन एंड इरिटेशन एंड बर्निंग सेंस। आप ध्यान में रखेंगे, इन दिस प्रॉब्लम स्टोमैक फेसेज पेन, इरिटेशन एंड बर्निंग सेंस, ठीक है। ये दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम ऑफ स्टोमैक इज कॉल्ड एसिडिटी, ठीक है। ये क्या कहलाता है? एसिडिटी कहलाती है। एसिडिटी आप समझ में आ गई बात आपको। अब इसका रीजन क्या है? एसिडिटी का रीजन क्या हो जाएगा भाई? रीजन ऑफ एसिडिटी
क्या होगा? नहीं, इसमें क्या है, अपना जो स्टोमेक जो होता है उसमें कौन सा एसिड होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वह उसकी अमाउंट जो है वह ज्यादा सीक्रेट हो जाती है। तो रीजन क्या होगा? सीक्रेशन ऑफ मोर अमाउंट ऑफ HCl, सीक्रेशन ऑफ मोर अमाउंट ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उसकी मोर अमाउंट जो होते हैं उसका सीक्रेशन होता है किसमें? गैस्ट्रिक जूस में। किसमें? गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसमें। जो गैस्ट्रिक जूस, स्टोमैक जो होता है, मैं आपको बता दूं कि स्टोमैक जो होता है उसकी वॉल से, लिख लिया होगा आप लोगों ने, स्टोमैक जो होता है, स्टोमैक का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता होना चाहिए। स्टोमैक आप लोगों ने रीड किया होगा, इस प्रकार से स्टोमैक होता है अपना। और इस स्टोमैक में क्या भाई, क्या होता है? यहां कार्डियक वाल्व होता है, इधर तो यहां पर पाइलोरिक वाल्व होता है। स्टोमैक जो होता है उसको कार्डियक, स्टोमैक, पाइलोरिक एंड फंडिक, कार्डियक, फंडिक एंड पाइलोरिक 3 पार्ट्स होते हैं। तो जो मिडिल पार्ट जो है उसमें से यहां पर कौन सा रस सीक्रेट होता है? गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है। और गैस्ट्रिक जूस में जब HCl की क्वांटिटी, मोर क्वांटिटी, HCl की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, जब हम कुछ ज्यादा खा लेते हैं या फिर कम खाते हैं, नहीं खाते हैं, खाली पेट भी एसिडिटी हो जाती है। आगे बात समझ में? तो इसी स्टोमैक की जो प्रॉब्लम होती है, इसकी जो वॉल्स जो होती हैं वह क्या करने लग जाती है? एसिड क्या करता है भाई? बर्निंग सेंस उत्पन्न करता है। एसिड अगर आपकी स्किन पे गिर जाए तो स्किन बर्न करने लग जाती है। तो बर्निंग सेंस इससे डेवलप होता है, या जिसको कहते हैं उत्पन्न होता है, बर्निंग सेंस उत्पन्न होता है। और ये स्टोमैक की जो दीवारें हैं वह क्या करने लग जाती है? बर्न करने लग जाती है, जलने लग जाती है, जलन हो जाती है पेट में, और इसके कारण अपने पेन भी होता है और इरिटेशन भी होता है। आगे बात समझ में? अब किस कारण हुआ भाई? HCl के कारण। आपको मालूम पड़ गया HCl क्या है? एसिड। डेफिनेशन ऑफ एसिडिटी मालूम, ठीक है, लर्न हो गई। डेफिनेशन ऑफ एसिडिटी क्या होती है। फिर आप लोगों को लर्न हो गया होगा कि रीजन ऑफ एसिडिटी, ठीक है। अब इसका क्या होगा? ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी, है ना। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? टू गेट राइड ऑफ इट। टू गेट राइड ऑफ इट का मतलब है इससे छुटकारा प्राप्त करने के लिए। तो ठीक है, एसिडिटी से गेट राइड ऑफ इट, ये कैसे होगा भाई? एसिड का इफेक्ट अपन को दूर करना है। एसिड का इफेक्ट अगर दूर करना है तो उसको में क्या मिला देना है? बेस मिला देना है। क्योंकि एसिड के जो प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय कब होती हैं? जब वह बेस से रिएक्ट करता है। और कौन सी रिएक्शन कहलाएगी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगी। तो अपने को स्टोमैक में कौन सी रिएक्शन करवानी पड़ेगी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवानी पड़ेगी। आगे बात समझ में? तो इसके लिए आप टू गेट राइड ऑफ इट, इसका मतलब समझ गए क्या? टू गेट राइड ऑफ इट, इसका मतलब क्या होगा? टू गेट राइड ऑफ इट का मतलब होता है एसिडिटी से छुटकारा जल्दी से दूर हो जाए। आपने देखा होगा ना कि भाई नींबू की शिकंजी नहीं, टीवी में ऐड आता है, क्या लो? इनो लो, इनो ऑन और एसिडिटी गोन। आता है कि नहीं आता? इनो ऑन, एसिडिटी गोन। अब इनो साल्ट, गेट राइड ऑफ इट क्या यूज करते हैं? वी कैन यूज, क्या कर सकते हैं? एंटासिड। वी कैन यूज एंटासिड। अब एंटासिड जो होते हैं, एंटासिड जितने भी होते हैं जो एसिडिटी, जो से गेट राइड ऑफ एसिडिटी, इससे छुटकारा दिलाने के जितने भी पदार्थ हैं उनको एंटासिड कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एंटासिड क्या हो जाएंगे? एक तो इनोसाल्ट, बाय इनोसाल्ट जो होते हैं, इससे अपन जो एसिडिटी है उसको अपन दूर कर सकते हैं। किससे? इनोसाल्ट से। सेकंड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH होल ट्वाइस। ये क्या है? एक वीक बेस है। और इनोसाल्ट में भी ऐसे ही आते हैं,
वीक बेस ही आते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? यूज ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यह वीक बेस है। और वीक बेस जो होता है इसका यूज करके अपन एसिडिटी को दूर कर सकते हैं। सही बैठ जाओ आप लोग, एसिडिटी को दूर कर सकते हैं। आगे बात समझ में? किससे दूर कर सकते हैं एसिडिटी को? वीक बेसेस के द्वारा। वीक बेसेस कौन से हैं? इनोसाल्ट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का अदर नाम क्या है? इसे क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसको कहते हैं। तो मिल्क फंक्शन ऑफ क्या हो गया? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का एंटासिड के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ एंटासिड। एंटासिड, एंटासिड समझ गए? एसिडिटी रिमूव करने वाले जितने भी पदार्थ हैं, गेट राइड ऑफ एसिडिटी, वो क्या कहलाते हैं? एंटासिड कहलाता है। आगे बात समझ में? तो एसिडिटी आपको प्रॉफिट हो गया ना कि इंपॉर्टेंस क्या हो गई पीएच की। आपको पीएच वैल्यू मालूम पड़ गई कि स्टोमेक में पीएच जो है वह कम हो रहा है, वहां एसिड आ रहा है, तो उसको सही करना है तो अपन उसमें बेस मिला देंगे तो पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी? फिर ज्यादा वापस हो जाएगी। क्यों? इफेक्ट ऑफ एसिड जो होता है वह कम हो जाएगा। आगे बात समझ में? आगे ना समझ में? एसिडिटी के बारे में लिख देंगे फर्स्ट, इसमें ये सारी बातें आपको लिखनी है। सेकंड इंपॉर्टेंस है, अगर आपको मालूम पड़ गया टूथ डिके। टूथ डिके का मतलब होता है आपके जो दांत हैं, माउथ में टीथ पाए जाते हैं, और जो डेंटल फॉर्मूला जो होता है वह मैन का या वुमेन का डेंटल फॉर्मूला होता है कितना? 2123 अपॉन 2123। ये डेंटल फॉर्मूला है। यानी कि अपने माउथ में माउथ में कितने टीथ पाए जाते हैं? 32। अब ये टीथ जो होते हैं आपको पता है, इन टीथ पे इनेमल नामक जो कंपाउंड है उसका आवरण होता है। ये व्हाइट व्हाइट दिख रहा है आपको? दांत व्हाइट क्यों दिख रहे हैं? किसके कारण दिख रहे हैं? इनेमल के कारण दिख रहे हैं। किसके कारण? ये व्हाइट हो रहा है और इनेमल है। और जो ये पार्ट आपको टीथ का दिख रहा है ना, वह क्राउन पार्ट है। तो टीथ के भी 3 पार्ट होते हैं। क्राउन जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज क्राउन, और जो मसूड़ों में है दैट इज नेक, और जो हड्डियों में, जबड़ों की हड्डियों में धसा हुआ है दैट इज रूट। तो क्राउन पार्ट जो होता है टीथ का, उस क्राउन पार्ट पर किसका आवरण होता है? एनिमल का आवरण होता है। उस शरीर का सबसे हार्डेस्ट पदार्थ है। आगे बात समझ में? अब अगर टूथ डिके क्या किसे कहेंगे? टूथ डिके। माउथ का जनरली पीएच जो होता है, ये ध्यान में रखेंगे, माउथ का पीएच, टूथ माउथ में पाया जाता है, इसलिए माउथ का पीएच आप लोगों को स्टडी करना है कि पीएच ऑफ माउथ कितना होता है भाई? बताओ। माउथ का पीएच जो होता है लगभग 6.5 होता है। 6.5 यानी कि पार्शली एसिडिक। 7 से कम है इसका मतलब एसिडिक है, तो पार्शली एसिडिक है, इतना स्ट्रॉन्ग एसिडिक नहीं है। ठीक है, कितना होता है? 6.5। अब क्या होता है, कई स्टूडेंट्स जो होते हैं, कई व्यक्ति जो होते हैं, वो खाना खा लेते हैं, पानी पी लिया, बस रेस्ट। दूसरे दिन भी खाना खाया, पानी पिया, फिर रेस्ट। तो क्या होता है, फूड पार्टिकल्स जो होता है वो टीथ के बीच में जो स्पेस होता है, टीथ के बीच में जो स्पेस होता है उसमें फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं। टूथ में जो टीथ के बीच में जो स्पेस होता है छोटे, इसमें किसी के दांत बहुत ज़्यादा छोटे हैं, दूर दूर होते हैं, तो उनमें वो स्पेस रहता है, उनके बीच में फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं। और बैक्टीरिया जब इन फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको खाने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, जो वो एसिड उत्पन्न करते हैं, वहां पर क्या फॉर्म करते हैं, एसिड बनाते हैं। फूड पार्टिकल्स जो शेष रह जाते हैं, रिमेन्स फूड पार्टिकल्स इन माउथ, बैक्टीरिया जो होते हैं उनको डिके करते हैं और क्या बनाते हैं भाई, एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एसिड। ठीक है, और इससे माउथ का पीएच क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और माउथ का पीएच 6.5 से लेकर लगभग 5.5 तक पीएच हो जाता है। किसके कारण, फूड पार्टिकल्स के कारण। बैक्टीरिया जब फूड पार्टिकल के साथ उनको रिएक्ट करता है तो उनको
वह डिकम्पोज करने की कोशिश करता है, और इस क्रिया में, डिकम्पोज करने की क्रिया में उसमें क्या बनता है, एसिड बनता है। इससे माउथ का पीएच क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एक कम होते ही कितना हो गया, ये एसिडिक हो गया। एसिडिक एटमॉस्फेयर होते ही एसिडिक इसका माउथ का पीएच एसिडिक हो गया, और एसिडिक होते ही जो इनेमल है ना, वो डिस्ट्रॉय होना प्रारंभ कर देता है। ठीक, इसलिए टूथ क्या हो जाते हैं, डिक्के होने लगते हैं, वह नष्ट होने लगते हैं, अपने दांत जो होते हैं वो नष्ट होने लगते हैं। इसलिए अपने को ध्यान क्या करना चाहिए, इससे टू गेट राइड ऑफ टूथ डिके पेस्ट करना चाहिए, डेली पेस्ट करना चाहिए। कि अगर आप डेली पेस्ट नहीं करेंगे तो आपके दांत जो होते हैं वह टूट जाएंगे, वो डेस्ट्रॉय हो जाएंगे, दांतों का इनेमल जो होता है वह डेस्ट्रॉय हो जाएगा। सबसे हार्डेस्ट जो एलिमेंट है, ये कंपाउंड है ऑफ द बॉडी, है ना, हार्डेस्ट सब्सटेंसेस ऑफ द बॉडी इज इनेमल। आ गई बात समझ में? जो शरीर का कठोरतम पदार्थ है इनेमल, वही डिस्ट्रॉय हो रहा है। किस कारण से? सिर्फ आप पेस्ट नहीं करेंगे, दांतों को साफ नहीं करेंगे किसी भी बेसिक सॉल्यूशन से, ठीक है ना। तो एल्केलाइन सॉल्यूशन जो भी आएगा, या तो माउथ वॉश से, ठीक है, गेट राइड ऑफ किससे, इससे छुटकारा आप किससे प्राप्त करेंगे, माउथ वॉश कोई भी आप काम में ले लेंगे, है ना, माउथ वॉश से। या एसिड है तो क्या करना पड़ेगा अपने को, बेसिक सॉल्यूशन कोई भी अपन काम में लेंगे। टूथपेस्ट जो होता है उससे अपने को ये भी साफ करने चाहिए, एल्केलाइन सॉल्यूशन और टूथपेस्ट, माउथ वॉश, एल्केलाइन सॉल्यूशन, एल्केलाइन सॉल्यूशन और टूथपेस्ट। टूथपेस्ट जो होता है उससे भी आप लोग इसको अगर डेली यूज करेंगे तो आपका टूथ डिके जो होता है वह नहीं होगा, ठीक है। आ गई बात समझ में? टूथ डिके आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है, क्या होता है बताइए। कि जनरली माउथ का पीएच होता है 6.5, ठीक है, जो पार्शली एसिडिक होता है, ठीक है। लेकिन जब हम क्या करते हैं कि अगर जब अपन फूड ग्रहण करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है, कुछ फूड पार्टिकल्स रिमेन्स रह जाते हैं माउथ में। जब बैक्टीरिया इनके साथ रिएक्ट करता है, इनमें बैक्टीरिया लग जाता है, रिमेन्स फूड पार्टिकल्स जो होते हैं ना, उनके ऊपर बैक्टीरिया लग जाता है, और बैक्टीरिया और फूड पार्टिकल्स को से रिएक्ट करके क्या बनाता है भाई, एसिड बनाता है माउथ में। और एसिड बनाने से माउथ का पीएच क्या हो जाता है, 6.5 से 5.5 हो जाता है, 6.5 से 5.5 हो जाता है। जिससे जो टीथ जो होता है, या टीथ आएगा, सॉरी, TWTH, टीथ का जो इनेमल है वह डिस्ट्रॉय होने लग जाता है। इसे ही अपन क्या कहेंगे, टूथ डिके कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, टूथ डिके कहेंगे, ठीक है। और टूथ डिके जो इसे बचाने के लिए आपको गेट राइड ऑफ टूथ डिके क्या करना पड़ेगा अपने को, क्या करना पड़ेगा आपको, आप टूथपेस्ट करेंगे डेली, और एल्केलाइन सॉल्यूशन से माउथ जो है वॉश करेंगे, या माउथ वॉश का इस्तेमाल भी आप लोग कर सकते हैं डेली। जिससे क्या होगा, माउथ का पीएच जो होता है, पीएच ऑफ माउथ जो होता है वह स्टेबल रहे। जब स्टेबल रहेगा माउथ, तभी तो आपके टीथ जो रहेंगे वो सेफ रहेंगे। अगर माउथ का पीएच स्टेबल नहीं रहेगा तो आपके टीथ भी सेफ नहीं रहेंगे। इसलिए डेली क्या करना है, पेस्ट करना है। गया समझ में तब्बा, बात समझ में आ गई, डेली पेस्ट करना है। आगे बात समझ में, टूथ डिके क्यों होता है, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई ना। हाँ, आप इसको लिखते रहना। थर्ड है स्टंग ऑफ इंसेक्ट्स। स्टंग ऑफ इंसेक्ट, जब इंसेक्ट्स जो होते हैं कौन कौन से भी स्टंग, जैसे हनी भी है, आंट है, जिनके स्टिंग्स होते हैं, कहां क्या है, देखो, हनी बी, आंट्स, ठीक है। और भी आप जैसे मान लो कई जो स्टिंग होते हैं, जिनके स्टिंग का मतलब क्या होता है, डंक होता है, स्टिंग होता है जिनके, ये स्टिंग रखते हैं। और इन स्टिंग जो होता है इनका, समझ रहे हो ना बात, स्टंग ऑफ इंसेक्ट्स, ये रीड कर रहे हैं। थर्ड इंपॉर्टेंस
अगर आपको ये मान लो किसी इंसेक्ट ने स्टंग कर लिया है, यानी कि उसने उस अपना डंक आपको चुबो दिया है, तो वो जो ये जो स्टिंग होता है इनका, उनमें एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एसिड। ठीक है, ठीक है। जैसे मैं बताऊं कि हनी की जो होता है उसके स्टिंग जो होता है उसमें मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। यह मेथेनोइड एसिड जो होता है, मतलब आप ये ध्यान में रखेंगे, स्टंग जो होता है, स्टिंग जो होता है उसमें एसिड पाया जाता है। जब आपकी स्किन में ये स्टंग करता है ये इंसेक्ट, तो क्या होता है? वो एसिड छोड़ देता है। तो इससे क्या होता है? पेन एंड इरिटेशन, पेन एंड बर्निंग, दोनों चीजें होती हैं आपको, और स्वेलिंग भी हो जाती है। ठीक है। अब आपको किसी स्टूडेंट को किसी बी ने स्टंग कर दिया है, तो आप क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे कि अरे यार स्टिंग इसमें लगाया है तो इसमें एसिड है, इसलिए इस स्टूडेंट के, इस आपके फ्रेंड के क्या हो रहा है? पेन हो रहा है। तो क्या करेंगे? तुरंत इसके ऊपर बेस लगाएंगे। क्या लगा देंगे? बेस लगा देंगे। तो पेन एंड बर्निंग सेंस ये फील करती है स्किन। कब? पेन एंड बर्निंग सेंस। स्टिंग, जब कोई भी इंसेक्ट जो होता है स्टंग करता है, STUNG स्टंग करता है, तो क्या होता है? पेन एंड बर्निंग सेंस, पेन एंड बर्निंग सेंस होता है। अब इस पेन एंड बर्निंग सेंस जो होता है, इसको अगर आपको उस समय इफ at that time alkaline salts like sodium hydrogen carbonate are used at that place, then effect of acid will get neutralized। आ रही बात समझ में? मैं क्या कह रहा हूं कि at that time, कब? जब किसी बी ने आपको स्टंग किया है, अगर आपके पास कोई साल्ट हो, साल्ट जैसे कोई भी बेस, साल्ट हो या फिर बेस हो, समझ गए ना? वो आप जिस पैलेस पर किसी बी ने आपको स्टंग किया, वहां पर आप वो साल्ट लगा लेते हैं या फिर बेस लगा लेते हैं, तो उससे आपको पेन एंड बर्निंग सेंस में क्या मिलता है? रिलीफ मिलता है। आ गई बात समझ में? तो आपको इसका फायदा मिला कि नहीं मिला? पीएच के बारे में जानने का फायदा मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? है ना? क्या कि जब स्टंग होता है कोई, अपन तो क्या यूज करेंगे इसमें? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या यूज कर लेंगे? कोई साल्ट जैसे NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट अगर यूज करेंगे तो ये काम में लें। इससे क्या होगा? आपको पेन भी नहीं होगा और बर्निंग सेंस से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा। है ना काम की बात? है ना? कि भाई किसी बी ने, हनी बी ने आपको स्टंग किया, हाँ, कोई भी इंसेक्ट जो है, जो उसने आपको डंक मारा है, स्टंग किया आपको, अपना स्टिंग जो आपकी स्किन में उसने लगाया है, तो उस कंडीशन में आपको अगर पता है कि स्टंग में क्या होता है? एसिड होता है। जैसे हनी बी के स्टंग में क्या होता है? मेथेनोइक एसिड होता है। जो आंट जो होती है, ब्राउन आंट जो होती है, ठीक है, उनमें क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। एसिड तो होता ही है कि अब उसका इफेक्ट हो रहा है आपकी स्किन पे, आपको पेन हो रहा है और बर्निंग सेंस आपको फील हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? वहां पर क्या कर देना है? बेस लगा देना है। कोई साल्ट जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये खाने का सोडा है, इसको भी अगर आप लगा देंगे वहां पर, तो आपको पेन और बर्निंग सेंस से छुटकारा मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा। आगे बात समझ में? क्यों मिल जाएगा भाई? क्योंकि व्हेन acid and base react with each other, they lose their properties and made salt and water. That reaction is called neutralization reaction। यानी कि अपनी ये कहेंगे, ड्यू टू न्यूट्रलाइज रिएक्शन वी गेट राइड ऑफ पेन एंड बर्निंग सेंस। हमें पेन व बर्निंग सेंस से छुटकारा मिल जाता है। कौन सी रिएक्शन के कारण? न्यूट्रलाइज रिएक्शन के कारण। तो न्यूट्रलाइज रिएक्शन देखो कितनी जगह काम आ रही है। नेक्स्ट देखेंगे आप एसिड रेन। कौन सी देखेंगे? एसिड रेन क्या होता है आप देखेंगे पहले तो एसिड रेन, और फिर उसका मतलब क्या है। एसिड रेन समझिए पहले।
फिर पीएच की क्या वैल्यू होगी आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा अपने आप। एसिड रेन क्या होता है? रेन तो जानते हो ना आप, रेन, ठीक है। टुडे इज रेनी सीजन, आज जो है जो रेनी सीजन है, एक बरसात का मौसम है। तो रेन जो होती है, नॉर्मल रेन जो होती है वह क्या होती है भाई, जो सीज जो होते हैं वहां से पानी ऊपर उड़ता है और किसी अर्थ पे आकर के वापस गिरता है, दैट इज कॉल्ड रेन। उसको आप क्या कहेंगे? रेन कहते हैं, है ना। वेपोराइजेशन होता है, फिर कंडेंसेशन होता है। वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन दोनों मिलकर के क्या कहलाते हैं? रेन कहलाते हैं। आगे बात समझ में। अब नॉर्मल रेन जो होती है, आप नॉर्मल रेन के बारे में आप सोशल स्टडी में अच्छी तरह से रीड कर चुके हैं, आप लोग समझते हैं रेन क्या होती है। ठीक है, दो चीजें होती है, वेपोराइजेशन होता है एक तो उसमें, और दूसरा फिर कंडेंसेशन होता है। वेपोराइजेशन में क्या होता है, सीज जो होती है वहां से वाटर जो होता है वो वेपोराइज होकर के ऊपर उठता है। ठीक है, जैसे ऊपर जाएगा उसका टेम्परेचर ऑफ वेपर जो होता है वह कम होता जाएगा और वह वापस पानी में बदल जाएगा, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो वापस जो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर जो फॉर्मेशन की जो क्रिया है दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है, तो वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन बोथ आर कॉल्ड रेन। ठीक है, रेन में ये दो प्रोसेस होता है, एक तो वेपोराइजेशन होता है, दूसरा कंडेंसेशन होता है। तो रेन की जो नॉर्मल रेन वाटर जो होता है, नॉर्मल रेन वाटर जो होता है, नॉर्मल रेन जो होती है उसका पीएच वैल्यू देखिए आप, पीएच वैल्यू आपको जानना जरूरी है। पीएच वैल्यू जो होती है नॉर्मल रेन की वह कितनी होती है भाई? 5 से 5.5 तक। नॉर्मल पीएच जो होता है वह कितना होता है? 5 to 5.5, अबाउट 5 to 5.5। ठीक है, बट ड्यू टू एयर पोल्यूशन, बट देखिए बट ड्यू टू किसके कारण भाई? एयर पोल्यूशन। कौन सा पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन जब होता है तो उसमें जो व्हीकल्स जो होती हैं, जो इंडस्ट्री जो होती है वहां से जो कुछ गैसेज एग्जॉस्ट होती हैं। कौन कौन सी गैसेज? मेनली देखो CO2, SO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ठीक है, मेनली कौन कौन से हो गए आप ये देखेंगे, SO2 और CO2, ये ज्यादा एसिड रेन में इनकी भूमिका है। ठीक है, ये गैसेज किस में मिल जाती है? एटमॉस्फेयर में मिक्सअप हो जाती है, इंडस्ट्री से और व्हीकल से जो धुआं निकल रहा है उससे। ठीक है ना, तो क्या एटमॉस्फेयर में क्या मिक्स हो रहा है? SO2 एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिक्स हो रहा है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी आ गए एयर में, और सल्फर डाइऑक्साइड भी आ गए। ये देखो सल्फर डाइऑक्साइड जो होते हैं ना, ये भी आ गए। अब रेन हो रही है, देखिए ये एटमॉस्फेयर, ये आपका ये क्लाउड्स हैं, यहां से रेन हो रही है, और आपकी जो एयर है इसमें क्या मिले हुए हैं? SO2 है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। SO2 एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन मिक्स अप इन द एयर। जब रेन इज फॉलिंग, जब रेन फॉल होता है, जब बरसात होती है, उस कंडीशन में क्या होता है कि ये SO2 जो होता है वो रेन में क्या होता है भाई? वाटर होती है, वाटर ड्रॉपलेट्स तो होती है, वाटर ड्रॉपलेट्स तो होती है ना। ये मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। देखो SO2 भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं वो भी वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। SO2 जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा H2SO4। आगे बात समझ में। इसी प्रकार नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो कौन सा एसिड बनेगा? कौन सा? नाइट्रिक एसिड बन जाएगा HNO3। अब अपन ने पढ़ा एसिड्स में
बोथ आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। जब ये वाटर रेनी वाटर में डिजोल्व होती हैं, मिक्सअप होती हैं दोनों एसिड्स, कौन कौन सी, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। इसके अलावा मेनी एसिड्स जैसे कार्बोनिक एसिड भी, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनिक एसिड भी मिक्स हो जाता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं ये। इन एसिड्स के कारण, कौन कौन से एसिड्स के कारण भाई, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 एसिड्स के कारण जो रेनी वाटर जो होता है उसके पीएच वैल्यू और कम हो जाती है ना। तो डिक्रीज ऑफ पीएच वैल्यू ऑफ रेनी वाटर, ठीक है, पीएच इसका कितना हो जाता है, 4 के आसपास पीएच हो जाता है। जब इन दोनों एसिड जब ये मिक्सअप होती हैं रेनी वाटर में, तो इसका रेनी वाटर का रेन का पीएच हो जाता है 4.0 के आसपास। अब इस प्रकार की रेन को क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। इस प्रकार की रेन को क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। आगे बात समझ में, एसिड रेन का कारण क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक हाँ, मेनली जो रीजन है इसका, दैट इज एयर पोल्यूशन एंड 2 गैसेज, सल्फर डाइऑक्साइड गैसेज एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, व्हेन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैसेज रिएक्ट विथ रेनी वाटर या रेनी ड्रॉपलेट्स, दे मेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। Sulfuric acids and nitric acid both are strong acids, और इन strong acids के कारण रेनी जो वाटर जो होता है उसका pH वैल्यू डाउन हो जाती है, और pH वैल्यू 4 के आसपास आ जाती है, 4.0, दैट इज कॉल्ड एसिडिक रेन या एसिड रेन। आगे बात समझ में, एसिड रेन कंसेप्ट क्लियर है, समझ गए कि रेन, एसिड रेन कब बन जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। अब इसको आप सिंपल से ग्राफ से समझ सकते हैं। देखो, सिंपल रेन, आप सिंपल रेन होती है, अगर सिंपल रेन हो गई, ये सिंपल रेन है। सिंपल रेन जब होती है, इसको मैं थोड़ा सा यहां से आप समझना, इस पॉइंट को, इसको मैं इस प्रकार से बनाऊंगा। रेन तो हमेशा क्या होती है भाई, सिंपल ही होती है। रेन क्या होती है, हमेशा सिंपल रेन ही होती है, सिंपल रेन। ये क्लाउड से हैं और यहाँ रेन होती है, ठीक है, ये यहां तक रेन, सिंपल रेन, क्लाउड से निकलते ही सिंपल रेन होती है, ठीक है। अब यहां पर क्या आती है भाई, एयर, क्या होती है, एयर। इस एयर में, ये इस डायग्राम को आप बना लेना, एग्जाम में अगर ये डायग्राम भी बना देंगे ना तो भी आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। ये क्या है, एयर, क्या है भाई, एयर है। अब इस एयर में एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन होता है। एयर पोल्यूशन के कारण कौन सी गैसें निकल रही हैं, धुएं के कारण जो भी धुआं निकलेगा उसमें मेनली ये कौन सी गैसेज है, SO2 और NOx लिख लीजिए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। एयर पोल्यूशन के कारण SO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड इसमें मिक्सअप होते हैं और क्या बना देते हैं भाई, H2SO4 और HNO3, ठीक है। अब ये H2SO4, ये ड्रॉपलेट्स यहां बन जाती है, H2SO4 HNO3 H2SO4 HNO3। इसका पीएच, सिंपल रेन का पीएच आपने कैलकुलेट किया, कितना आया, 5 से 5.5। और ये एसिड, ये है इस रेन में मिल जाती है, ड्रॉपलेट्स जो होती है इसमें मिल जाती है। तो इस प्रकार की रेन, ये कौन सी रेन कहलाएगी, अब एसिड रेन। कौन सी रेन कहलाएगी, एसिड रेन, इट इज कॉल्ड एसिड रेन। और पीएच इसका कितना हो जाएगा, 4.0। तो 4.0 है इसका मतलब एसिडिक
रेन हो जाएगी, ये एसिड रेन हो जाएगी। आगे बात समझ में, एसिड रेन का हार्मफुल इफेक्ट्स हैं कि एसिड जो होता है, जिसका हार्मफुल इफेक्ट जो होता है ना, वो एसिड रेन का होता है। ठीक है, जब ये पेड़ पौधों पर जो प्लांट्स वगैरह जो होते हैं उनके ऊपर गिरती है ना, तो उनकी जो लीव्स वगैरह जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, येलो हो जाती हैं। ठीक है, किसी भी बर्ड्स वगैरह पे या कोई भी जो जानवर वगैरह है, एनिमल्स वगैरह है जो घूमते रहते हैं, जिनके होम नहीं है अपने, इनके हाउस नहीं है किसी, ठीक है ना, तो उनके ऊपर जब एसिड रेन गिरती है तो क्या स्किन कैंसर भी हो सकता है। उसकी स्किन जो होती है वो पेन व बर्निंग सेंस फील करती है। आ गई बात समझ में? तो ये अब बात वो ध्यान में रखेंगे। तो इसका कंट्रोल कैसे करें, एसिड रेन जो है इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, एयर पोल्यूशन को कम करके। ठीक है, आगे बात समझ में, डिक्रीज ऑफ ऑन कंट्रोलिंग पोल्यूटेंट्स ऑफ एसिडिक रेन कैन बी कंट्रोल्ड। आगे बात समझ में, ये आप ध्यान में रखेंगे। ये एसिड रेन, ये डायग्राम बना लिया कैसा कैसा, ये डायग्राम आप एग्जाम में बना देंगे तो आपके पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे। ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट जो होती है क्रॉप पे, एनिमल्स पे, इवन होल इकोलॉजिकल सिस्टम इज इफेक्टेड बाय एसिड रेन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पीएच ऑफ सॉइल। पीएच ऑफ सॉइल लास्ट जो है वह है इंपॉर्टेंस जो 5वें नंबर की इंपॉर्टेंस है वह है पीएच ऑफ सोइल। सोइल की पीएच जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अपने को सोइल का पीएच भी, जो भी फार्मर्स जो होते हैं उनको सोइल का पीएच पता होना चाहिए। जो भी फार्मिंग करते हैं ना, या भी अपन जो भी प्लांट्स लगाएंगे, कोई भी प्लांट अगर अपने घर पे भी कोई प्लांट लगाना चाहिए तो अपने को उस मिट्टी का पीएच पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी प्लांट जो होता है वो ऑप्टिमम पीएच पर ही ग्रोथ कर पाता है। अगर उस ऑप्टिमम पीएच उस सोइल का नहीं है तो उस जगह आप यहां थोड़ी, जैसे आपके घर पे आप खजूर बो के देखिए, आप बो सकते हैं क्या? आमंड ड्रॉप बो के देखिए, बो सकते हैं? नहीं। कई ऐसे जो सोइल जो होती है, हर जो क्लाइमेट है उसमें अलग अलग प्रकार की सोइल होती है और उस सोइल्स में अलग अलग प्रकार की वेजिटेशन होती है, अलग अलग प्रकार के प्लांट्स होते हैं। क्यों? वाई? बिकॉज डिफरेंट क्लाइमेट हैव डिफरेंट सोइल्स एंड different soils has different pH value. ओके, जो डिफरेंट प्रकार की सोइल्स जो होती है उसका पीएच डिफरेंट होता है और प्रत्येक जो क्रॉप जो होती है, अपन तो जैसे इंडिया जो है क्या है, एक एग्रीकल्चर कंट्री है, यहाँ पर एग्रीकल्चर जो होती है वो ज़्यादा की जाती है। तो क्रॉप जो होती है, जो वेरियस क्रॉप्स जो होती है वो भिन्न भिन्न डिफरेंट पीएच पर होती हैं। जैसे एग्जांपल देखिए आप, मतलब जो एवरी क्रॉप जो होती है उसके लिए ऑप्टिमम पीएच होता है, उसी पर वह क्रॉप डेवलप होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए पीएच वैल्यू ऑफ सोइल फॉर वीट। वीट जो होता है उसके लिए सोइल की पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आप लोग ध्यान में रखेंगे तो अब इसके लिए 6.4 पीएच होना आवश्यक है। 6.4 ऑप्टिमम पीएच वैल्यू है जो वीट की क्रॉप के लिए। वीट की अगर क्रॉप आपको करनी है तो उसकी सोइल के लिए ऑप्टिमम पीएच वैल्यू कितनी चाहिए? 6.4। इससे कम या अगर ज्यादा होती है तो है उसमें प्रॉपर प्रोडक्शन अपन नहीं ले सकते। ठीक है, इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट, पीएच वैल्यू ऑफ सॉइल फॉर पर्ल मिलेट। बाजरे के लिए जो ऑप्टिमम पीएच वैल्यू है कितनी है? पीएच बराबर 4।
और मूंगफली को क्या कहते हैं? ग्राउंड नट या एराकिस हाइपोजिया। ग्राउंड नट जो होता है उसके लिए उसकी सॉइल के लिए पीएच वैल्यू कितनी होती है? उसकी सॉइल में पीएच वैल्यू होती है 5.5 टू 7.0 तक, यहां तक इसकी पीएच वैल्यू होती है। तो आप लोग फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन प्रॉपर पीएच सॉइल का होना जरूरी है। ठीक है, तो आप लोग इन टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच वैल्यू आप लोग ध्यान से रीड करें और इनको लर्न करना है, ये एग्जाम में काम में आएंगी। अगली क्लास आप लोग देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, थैंक यू।